नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। साथियों, यूपीपीसीएस, आरओ, बीईओ और ऑल स्टेट पीसीएस के लिए यह प्रैक्टिस सीरीज नंबर 18 है। इसके पहले हमने 17 वीडियो आपके चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, उनको जाकर देख लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को अब तुर्की के नाम से जाना जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं: ईरान, तुर्की, इराक, मिस्र। ये है तुर्की। तुर्की का नाम अब तुर्की हो गया है। और अभी 5-6 दिन पहले तुर्की में एक भीषण भूकंप आया है, जिससे लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों के मारे जाने की संभावना भी दिखाई जा रही है। ठीक है, चलिए। और तुर्की की राजधानी है अंकारा। ध्यान रखिएगा, तुर्की की राजधानी है अंकारा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में तुर्की को अब तुर्की के नाम से जाना जाएगा। अपने देश का नाम बदलने के लिए तुर्की की ओर से संयुक्त राष्ट्र को एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे मंजूरी प्राप्त हो गई है। प्रश्न संख्या 2, वर्ष 1920 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई निम्नलिखित में से किस उपाधि का परित्याग कर दिया था? तो महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद, ऑप्शन नंबर ए, कैसर-ए-हिंद का परित्याग कर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पहले महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है? दक्षिण अफ्रीका, चिली, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं कि किस में से होकर गुजरती है। तो आपको देखना है, दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है, बिल्कुल सही। चिली से गुजरती है, बोत्सवाना से गुजरती है। 1, 2, 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में। जिम्बाब्वे से नहीं गुजरती। जो मकर रेखा है जिम्बाब्वे से होकर नहीं गुजरती, दक्षिण अफ्रीका, चिली और बोत्सवाना से होकर गुजरती है। जो मकर रेखा है ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली से होकर गुजरती है, जिम्बाब्वे से गुजरती नहीं। आइए अगले प्रश्न की ओर। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या लोकसभा के प्रति? जो संघीय मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण ग्रहण करते हैं। और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्रियों हैं उनका अनुच्छेद 75(2) में उल्लेख किया गया है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 6, निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निर्वाह, इस तरह की कृषि में घरेलू श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि, ध्यान दीजिए शब्द क्या है, निर्वाह। झूम कृषि इस श्रेणी में आती है। यह कृषि किसान के परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रचलित है। बिल्कुल सही है। और गलत क्या है? इस प्रकार की कृषि में आधुनिक और उच्च तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि में ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निर्वाह कृषि छोटी और बिखरी हुई भूमि जोत या आदिम उपकरणों के प्रयोग से की जाती है। उसे क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि कहा जाता है। चूँकि यहाँ किसान गरीब रहता है, अतः वह अपने खेतों में कृषि उर्वरकों अच्छी उपज के लिए बीजों का उपयोग उस हद तक नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए। स्थानांतरित कृषि क्या है? निर्वाह कृषि का एक ही प्रकार है, जिसमें किसान पेड़ों को काटकर
जलाकर वन भूमि के एक हिस्से को साफ कर उस पर कृषि करते हैं, वह क्या कहलाती है? स्थानांतरित कृषि। इस प्रकार कृषि किसान के परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। बिजली और सिंचाई जैसी सुविधाएं आमतौर पर उपलब्ध नहीं हो पाती निर्वाह कृषि में। क्लियर। प्रश्न संख्या 7, धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में। धर्मनिरपेक्ष उद्देशिका 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, 3 ही पॉइंट बहुत पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का वर्णन किया गया है। साथियों, आपके जितने भी स्टेट पीसीएस या यूपी पीसीएस आरओ एआरओ हैं, प्रश्न यहीं से पूछे जाने की पूरी संभावना है, ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर क्या माना जाता है? 50 dB, 45, 52 या 60? तो ये होता है 45 डेसिबल। कितना होता है? 45 डेसिबल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसके जो ध्वनि प्रदूषण के स्तर है 45 डेसिबल निर्धारित किया गया है। प्रश्न संख्या 9, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी? सैन फ्रांसिस्को, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका या लंदन? तो ये की थी दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? यह की थी दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका में था। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था दक्षिण अफ्रीका में। और महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना की थी। आइए कोर्ट से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर का चुनाव कीजिए। आपके पास रचनाकार और रचनाएं दी हैं। अमर सिंह, 10 कुमार चरितम, दंडी, अमरकोश, ईश्वर कृष्ण, नाट्यशास्त्र, भरत मुनि। ये देखिए कौन कौन है आपके। अमर सिंह ने क्या लिखा? अमरकोश। याद रखिए, अमर सिंह से क्या लिखा? अमरकोश लिखा। ट्रिक है अमर सिंह अमरकोश। दंडी ने क्या लिखा? 10 से दंडी, 10 कुमार चरितम। इस प्रकार याद रखेंगे। और ईश्वर कृष्ण ने लिखा सांख्यकारिका। क्या लिखा? सांख्यकारिका। भरत मुनि ने लिखा नाट्यशास्त्र। तो इस प्रकार देखिए, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ए। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। देखिए, अमर सिंह अमरकोश, दंडी 10 कुमार चरितम, ईश्वर कृष्ण सांख्यकारिका, भरत मुनि नाट्यशास्त्र। आइए प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? इसमें सौरठा क्या नहीं? वेदांग नहीं है। सौरठा वेदांग नहीं है। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। इनकी कुल संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। ये सभी गद्य में लिखे गए हैं। तो वेदांग कौन नहीं है? सौरठा। प्रश्न संख्या 12, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प। ऑप्शन देख लीजिए 4 कौन कौन से हैं। शिक्षा का रचयिता कौन है? पाणिनि। व्याकरण के रचयिता अष्टाध्यायी। ज्योतिष के रचयिता वराह मिहिर और कल्प के रचयिता हैं गौतम। मतलब सभी का सामने सामने सही हो रहा है।
तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4। शिक्षा पाणिनि, व्याकरण अष्टाध्यायी, ज्योतिष बराहमिहिर, कल्प गौतम। आगे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कैल्सीफेरॉल, अस्थिरुग्णता, नियासिन पेलाग्रा, रिबोफ्लेविन, शारीरिक भार में कमी है, अर्थात सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सभी सही हैं। क्लियर? प्रश्न संख्या 14, हाल ही में स्टॉकहोम 50 प्लस 50 का आयोजन कहाँ किया गया? प्लस 50 मतलब 50 वर्ष पूरे हुए हैं। कहाँ किया गया? तो स्वीडन में किया गया। कहाँ किया गया? स्टॉकहोम 50 का आयोजन कहाँ किया गया? स्वीडन में ही किया गया। स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम प्लस 50 का आयोजन स्वीडन के स्टॉकहोम में किया जा रहा है। ठीक है। यह आयोजन मानव पर्यावरण पर वर्ष 1972 के संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन के सम्मेलन के 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। दिफू दर्रा किन दो देशों के बीच एक मार्ग के रूप में अवस्थित है? भारत चीन, भारत भूटान, भारत नेपाल या भारत म्यांमार? तो यह भारत में दिफू दर्रा है, भारत म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में भारत, चीन और म्यांमार की सीमाओं के पास अवस्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच एक छोटे मार्ग के रूप में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 16, चुंबी घाटी भारत के निम्न में से किस राज्य संघ शासित प्रदेश में अवस्थित है? जो चुंबी घाटी है सिक्किम में अवस्थित है। कहाँ? सिक्किम में। चुंबी घाटी 3 देशों भारत के सिक्किम, भूटान और चीन के मिलन बिंदु पर स्थित है। इस घाटी पर भारत के लिए सामरिक महत्व रखती है। भारत चीन के मध्य विवाद के लिए चर्चा में रहा डोकलाम इसी क्षेत्र में आता है। निम्नलिखित में से कौन पेपरलेस कार्य प्रणाली को अपनाने वाली देश की पहली विधानसभा है? तो ये है नागालैंड। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागालैंड राज्य की विधानसभा पेपरलेस कार्य प्रणाली को अपनाने हेतु नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है। प्रश्न संख्या 18, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 21 अप्रैल, 22 मार्च या 24 अप्रैल? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च। 21 मार्च ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 21 मार्च को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का आयोजन किया जाता है। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में किसके द्वारा प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है यूरोपियन संघ के द्वारा। किसके द्वारा? यूरोपियन संघ के द्वारा। हाल ही में यूरोपियन यूनियन EU के देशों द्वारा प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया है। 2020 से यूरोपीय संघ द्वारा उर्वरक, एल्यूमीनियम, स्टील, सीमेंट, विद्युत के आयात पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन लागत को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। इस शुल्क को लगाने का उद्देश्य यूरोपीय उद्योग की रक्षा करना है, क्योंकि यूरोपीय बाजार कमजोर पर्यावरणीय नियमों वाले देशों में निर्मित सस्ते सामान से भरा पड़ा है। प्रश्न संख्या 20, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हिस्सा है। यह किसानों व बीमा कंपनियों के बीच विश्वास बनाए रखने का प्रयास है। ये दोनों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। मतलब क्या सही होगा? सी 1 और 2। जो फसल बीमा योजना है उसके लिए है मेरे पॉलिसी मेरे हाथ।
हाल ही में कर्नाटक के हसन जिले में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान लॉन्च किया गया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हिस्सा है। इस अभियान का उद्देश्य देश के सभी किसानों को अपनी फसलों का बीमा करने हेतु प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा लेने वाले प्रत्येक किसान को पॉलिसी के दस्तावेज उसके दरवाजे पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो साथियों, ये रहे आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न इसके बाहर नहीं जाएंगे, ठीक। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।